द सेवियर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे और जो आज का वीडियो हम लोगों का होगा वैदिक सभ्यता के ऊपर, वह अंतिम वीडियो होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है वो हम देखते हैं 1000 BC से 600 BC तक माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल पर हम लोग बात करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर वैदिक काल भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे बदलाव परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन हैं जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हुए हैं, तो इन पर हमें जो है क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि परीक्षा में अगर सवाल पूछे जाते हैं तो उनका उत्तर हम आसानी से दे सकें। तो इसमें हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन पर बात करेंगे, प्रमुख यज्ञ जो थे उन पर बात करेंगे, आर्थिक जीवन पर बात करेंगे, राजनीतिक जीवन पर बात करेंगे, धार्मिक जीवन पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का सामाजिक जीवन था वो कैसा था और क्या क्या इसमें हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आर्यों का पूर्वी तथा दक्षिण पूर्व भारत में विस्तार। जब आर्यों का भारत में प्रवेश होता है तो आर्य जो हैं भारत के पंजाब प्रांत पर, या जो उत्तर पश्चिम का जो छोर है भारत का, वहाँ पर इन लोगों का निवास होता है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल शुरू होता है तो धीरे धीरे इनका विस्तार जो है भारत के पूर्वी और दक्षिण पूर्व भाग में इनका विस्तार होने लगता है। ठीक है, वजह ये होता है कि ये लोग जैसे कि कृषि के लिए उपकरण बनाने में सफल होते हैं और लोहे की खोज होती है। तो एक एक करके ऐसे पॉइंट हमारे क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिला कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का जीवन था, उनका जो विस्तार था वो क्या हुआ, पूर्वी भारत तथा दक्षिण पूर्व भारत की ओर उनका विस्तार होने लगा। और उत्तर भारत में जहाँ तक आर्यों का विस्तार हुआ, इसका नाम आर्यों ने आर्यावर्त रख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अस्थाई जीवन तथा कृषि का विकास। जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका जो जीवन था वो पशुपालन पर आधारित था, कबीलाई समाज था और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के आर्य हुआ करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्य अस्थाई जीवन जीने लगे, और अस्थाई जीवन जीने लगे तो निश्चित क्षेत्र पर कृषि कार्य करना शुरू कर दिए, और हम देखते हैं कि कृषि का विकास होने लगता है। तो दो महत्वपूर्ण बदलाव उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला इसमें हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अस्थाई जीवन और कृषि का विकास। जो सबसे बड़ा खोज है उत्तर वैदिक काल में आर्यों के द्वारा, वह है लोहे की खोज। ठीक है, तो लोहे की खोज हुई और एक हमें साक्ष्य मिलता है धूसर चित्रित धूसर मृदभांड या धूसर चित्रित मृदभांड। ठीक है, मिला हमें। तो ये जो है हमें उत्खनन से प्राप्त हुआ, जिससे कि पता चलता है। तो ये जो धूसर चित्रित जो है मृदभांड प्राप्त हुए, तो ये मिट्टी के घड़े होते थे और इनके ऊपर कसीदेकारी की गई थी, और ये पाया गया कि इस पर फेरस की पॉलिशिंग की गई है, मतलब कि लोहे के चूर वगैरह या लोहे की पॉलिश की गई है। तो ये जो मृदभांड मिले, कहा गया कि ये उत्तर वैदिक काल का मृदभांड है, और जहाँ से ये मृदभांड मिले वहाँ से लोहे के अवशेष भी मिले। और जब लोहे की खोज हो गई तो जो उपकरण बने, जो कृषि कार्यों में या अन्य तरह के जो है कार्यों में जिनका उपयोग किया जाने लगा, तो लोहा जो है टिकाऊ था, कठोर था। तो कठोर जंगलों को काटने में जो है लोहा उपयोगी सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से गंगा की घाटी या जो है पूर्व भारत का जो हिस्सा था या दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा था, उधर जो है आर्यों का विस्तार होने लगा। तो लोहे की खोज और धूसर चित्रित मृदभांड जो है इसमें देखा गया। हम लोग देखे थे कि जो महिलाओं की स्थिति थी ऋग्वैदिक काल में, वो क्या थी, उच्च स्थिति में थी। उनको सभा और समिति का सदस्य बनाया जाता था। महिलाएं जो थी वो विदुषी महिलाएं होती थी, विद्वान महिलाएं होती थी, यज्ञ में हिस्सा लेती थी, तर्क वितर्क करती थीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की दशा में गिरावट आने लगता है। उन्हें सभा और समिति की सदस्यता से वंचित कर दिया जाता है। उन्हें घर में तो उचित स्थान प्राप्त होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक भूमिका की जो सामाजिक भूमिका होती है घर के बाहर, उसमें कमी आने लगती है। तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। और इसी काल में हम देखते हैं कि पुत्री के जन्म को नकारात्मक समझा गया।
पुत्र को ज़्यादा महत्व दिया गया और पुत्री के जन्म को जो है नकारात्मक माना गया कि पुत्री अगर घर में है तो यह खुशी का विषय नहीं है। पुत्र का पैदा होना खुशी का विषय था, पुत्री का पैदा होना दुख का विषय था। तो पुत्री के जन्म को उत्तर वैदिक काल आते आते ठीक नहीं समझा जाने लगा। और क्या देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल में हम देख रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी, जो कर्म मूलक थी, कर्म के आधार पर व्यक्ति का वर्ण निर्धारित होता था, वह उत्तर वैदिक काल आते आते देख रहे हैं कि वह जन्म मूलक हो गया। जन्म के आधार पर ही उसके कर्म को जोड़ दिया गया। जैसे कि लोहार का बेटा क्या काम करेगा, लोहार का ही काम करेगा। और इस तरीके से देखते हैं कि जाति भी इसी आधार पर जो है अस्तित्व में आने लगी। तो हम देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल में कि वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म मूलक हो गई और जातियों का उदय भी इसी काल में हुआ। तो अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 4 आश्रमों की बात करते हैं। एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो अगर हम आश्रमों की बात करें तो जो छंदोग्य उपनिषद है इसमें 3 ही आश्रमों का उल्लेख है। चौथा आश्रम जो संन्यास है उसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो सबसे पहले महत्व जो था आश्रमों में वह 3 आश्रमों का ही उल्लेख देखने को मिलता है। उसमें ब्रह्मचर्य है जिसमें 25 वर्ष तक, 1 से 25 वर्ष तक आदमी अपने आप को परिष्कृत करेगा, शिक्षित करेगा और समाज में योगदान देने के लिए अपने आप को तैयार करेगा। इसके बाद जो 25 वर्ष का समय होगा उसे व्यक्ति गृहस्थ जीवन में बिताएगा, अपनी गृहस्थी बसाएगा, विवाह करेगा और मोक्ष की प्राप्ति के लिए और पितृ ऋण से मुक्ति के लिए कार्य जो है करेगा, गृहस्थी जीवन जिएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वानप्रस्थ आश्रम। तो इसमें गृहस्थी जीवन से जो है निवृत्त हो जाएगा व्यक्ति और भगवान का भजन करेगा। ठीक है। तो इसमें 3 जो है आश्रमों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। लेकिन आगे अगर हम देखेंगे अभी तो आगे देखेंगे कि 4 आश्रम कैसे जो है अस्तित्व में आते हैं। तो इस काल के कुछ जो है प्रमुख यज्ञ थे जो राजा के संदर्भ में किए जाते थे, राजा के साथ उनका जुड़ाव होता था। तो इसमें जो पहला जो प्रमुख यज्ञ की अगर हम बात करें तो पहला जो यज्ञ था वो था राजसू यज्ञ। तो राजसू यज्ञ में राजा का राज्याभिषेक होता था और मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ होता था और राजा के अंदर, राजा के भीतर जो है चमत्कारी शक्तियों का जो है प्रवेश कराया जाता था। मंत्र का उच्चारण करते हुए, यज्ञ करते हुए, अनुष्ठान करते हुए और राजा को कुछ जो है विशिष्ट शक्तियां जो है यज्ञ के माध्यम से दी जाती थी, ऐसा उल्लेख जो है मिलता है। तो इसमें जब राजा का राज्याभिषेक होता था उसे चमत्कारी शक्तियां दी जाती थी जो पुरोहित होते थे उनके द्वारा, राजगुरु जो भी लोग थे। तो इसे कहा गया राजसू यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में राजा क्या करता था कि अपने शौर्य और शक्ति का परिचय देता था। जो राजा था वह ये दिखाता था, सिद्ध करता था कि उसके अंदर कितनी शौर्य है, कितनी शक्ति है, ताकि वो किस तरीके से अपना शासन प्रशासन संभालेगा। तो यह काम होता था किसमें, वाजपेयी यज्ञ में। तीसरा है हमारा अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या करता था कि राजा अपना घोड़ा छोड़ देता था। घोड़ा जहाँ तक चलता जाएगा, जहाँ तक उसे कोई रोकेगा नहीं, वहाँ राजा की जो सीमा विस्तार है, वहाँ तक क्षेत्र विस्तार है वो मान ली जाएगी। जो राजा का राज्य है उसका विस्तार वहाँ तक मान लिया जाएगा जहाँ तक घोड़ा चला गया। ठीक है। और अगर उस घोड़े को कोई अगर रोकता था, रोक लेता था, तो वह व्यक्ति, घोड़ा रोकने वाला व्यक्ति राजा के साथ युद्ध करता था, राजा के साथ युद्ध करता था। युद्ध में अगर राजा पराजित हो गया तो फिर उसका सीमा विस्तार वहीं तक माना जाएगा जहाँ तक घोड़ा गया है, और अगर राजा युद्ध में जीत गया तो फिर घोड़ा उस क्षेत्र से आगे बढ़ जाता था जिस क्षेत्र में उसे युद्ध करना पड़ता था। तो इस तरीके से राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। हम देखते हैं कि रामायण में भी ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो उनका घोड़ा उनके 2 पुत्रों लवकुश के द्वारा रोक लिया जाता है और राम और उनके पुत्रों में भी युद्ध होने लगता है। ठीक है। अब है चौथा जो यज्ञ है हमारा, वो है अग्निष्टोम यज्ञ है। तो अग्निष्टोम यज्ञ में होता ये था कि वैदिक काल में अग्नि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। तो अग्निदेव को खुश करने के लिए, अग्निदेव के लिए जो है
बलि दी जाती थी। पशुओं की बलि और यज्ञ वगैरह किया जाता था, जिसमें अग्निदेव को बलि दी जाती थी। जानवरों की बलि अग्निदेव को खुश करने के लिए दी जाती थी, तो इसे कहा गया अग्निष्टोम यज्ञ। ठीक है। जो सबसे बड़ा परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है वो है नाटकों का मंचन। नाटक लिखे गए, जो भी साहित्य लिखे जाते हैं, तो साहित्य का ही एक अंग है नाटक। तो नाटकों का मंचन होता है। तो नाटकों का मंचन उत्तर वैदिक काल में होने लगा था, और उत्तर वैदिक काल में जो नाटक होते थे उसे शैलूष कहा जाता था। ठीक है। अब देखते हैं कि 4 आश्रमों का उल्लेख जावाल उपनिषद में मिलता है। किस उपनिषद में 4 वर्ण आश्रमों का उल्लेख हमें मिलता है? जावाल उपनिषद में मिलता है। इसमें संन्यास आश्रम भी शामिल हो जाता है। तो किस उपनिषद में हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो वो है जावाल उपनिषद है, जिसमें संन्यास आश्रम भी शामिल हो जाता है। ठीक है। और परिवर्तन क्या है कि इसमें जो है बहुत अधिक अंधविश्वासों को यहाँ देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि अतरंजी खेड़ा से विशाल लौह पुंज की प्राप्ति होती है। अतरंजी खेड़ा एक जगह है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ से जो है लौह पुंज मिलता है, खुदाई से लौह पुंज मिलता है, और ये कहा जाता है कि यह जो है उत्तर वैदिक काल का है, इनका संबंध आर्यों से है। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो इसमें जो भी चीज़ें हम देखें, पॉइंट टू पॉइंट देखें। पहले में क्या देखें कि आर्यों का विस्तार पूर्व और दक्षिण पूर्व के भारत में होने लगता है। अस्थाई जीवन आर्य जीने लगते हैं और कृषि का विकास हो जाता है। आर्यों के द्वारा लोहे की खोज की जाती है और धूसर चित्रित मृदभांड भी बनाया जाता है। महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखते हैं और पुत्री जन्म को नकारात्मक माना जाता है। ठीक है। वर्ण व्यवस्था जन्म मूलक हो गई, कर्म मूलक नहीं रही, और इसीलिए जातियों का उदय भी हुआ। ठीक है। और 3 आश्रमों का उल्लेख देखने को मिलता है छंदोग्य उपनिषद में, जिसमें ब्रह्मचर्य है, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है और वानप्रस्थ है। संन्यास आश्रम इसमें देखने को नहीं मिलता है। हम जो है प्रमुख यज्ञ भी देख लिए। तो प्रमुख यज्ञ में राजसू यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है और अग्निष्टोम यज्ञ है। ये 4 यज्ञ हैं जो महत्वपूर्ण यज्ञ उत्तर वैदिक काल में माने जाते हैं। नाटकों का मंचन सबसे बड़ा परिवर्तन है। ठीक है। और 4 आश्रमों का उल्लेख हमें जावाल उपनिषद से मिलता है। अतरंजी खेड़ा से, ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टिकोण से, कि कहाँ से हमें उत्तर वैदिक काल का लौहपुंज प्राप्त होता है। तो ये जो है अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक जीवन की। ठीक है। तो आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो हम देख रहे हैं कि संपत्ति पर एकाधिकार की प्रवृत्ति जो है उभरने लगी थी। होता क्या था कि जब तक आर्य घुमक्कड़ थे तो उनकी कोई निश्चित संपत्ति होती नहीं थी, भूखंड कोई था नहीं, चारागाह की तलाश में घूमते रहते थे। ठीक है। लेकिन जब वो स्थायी जीवन जीने लगे तो एक भूखंड पर वो कब्जा करने लगे। ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या होने लगा कि संपत्ति पर एकाधिकार की प्रवृत्ति जो है पैदा होने लगी। और व्यवसाय में क्या था, कृषि को प्रमुखता मिली। ठीक है। जो पहले जो है पशुओं को अधिक प्रमुखता दी जाती थी, पशुधन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। तो उत्तर वैदिक काल आते आते हम देखते हैं कि जो है व्यवसाय में सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या हो गया, कृषि हो गई। कृषि हुई तो अलग अलग तरह के अन्न भी उपजाए जाने लगे, अलग अलग तरह के जो है अनाज उपजाए जाने लगे और व्यापार को भी इससे बल मिला। ठीक है। तो ये सारे परिवर्तन आर्थिक जीवन में देखने को मिले और व्यापारिक वर्ग भी उभर कर सामने आता है। ऋग्वैदिक काल में व्यापार का विकास नहीं हो पाया क्योंकि वो घुमक्कड़ और कबीलाई जीवन जीते थे। लेकिन जब आर्य स्थायी जीवन जीने लगे तो व्यापार का भी विकास हुआ। तो व्यापारिक वर्ग, जो मुख्य व्यापारिक वर्ग थे, तो उनमें गण और श्रेष्ठीन ये ऐसे शब्द आते हैं जो उस समय के व्यापारियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है। तौल की इकाई भी थी इसमें। ठीक है। तो तौल की इकाई के लिए जो उनका बाट था उसके लिए हम जो है
कृष्णाल यूज करते हैं। जो बाट है, जैसे कि किलो बटखरा देखते हैं, तो उसके लिए कृष्णाल शब्द यूज किया गया है। और रतिका और गुंजा भी उनके माप में शामिल था, माप तौल की इकाई में शामिल था। ठीक है। और इसके पहले हम देखते हैं कि निष्क और सतनाम नाम के जो सिक्के का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो वो सिक्के भी हमें ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य का विकास हुआ। जब कृषि का विकास हुआ, व्यापार का विकास हो गया, व्यवसाय जो है कृषि होने लगी, नई नई चीज़ों को उपजाया जाने लगा, उत्खनन कार्य होने लगा, तो इस प्रकार जो है वाणिज्य का भी विकास हुआ। तो वाणिज्य का विकास जो है हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ था, जबकि उत्तर वैदिक काल में वाणिज्य का विकास हुआ। सबसे बड़ा एक और परिवर्तन है कि राजा को कारीगरों से कर प्राप्त होने लगा। ठीक है। जैसे कि आज के समय में लोगों से कर वसूले जाते हैं, उसी प्रकार जो उस समय कारीगर थे, जो धनुष बनाते थे, तलवार बनाते थे, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली जो वस्तुएं बनाते थे, तो उनसे राजा क्या करता था? कर प्राप्त करता था। क्योंकि वो जब वस्तुएं बनाते थे कारीगर, तो उनको बेचते थे। धीरे धीरे बाजारों का भी तो निर्माण होने लगा, तो उनको बेचते थे वो, तो उनको बेचते थे तो कारीगरों को धन प्राप्त होता था। तो उस धन का कुछ हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में, कर के रूप में दिया जाता था। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। जो हल था जिससे जमीन की जुताई होती थी, खेत की जुताई होती थी, उसे सिरा कहा जाता था, और जो हल से रेखा बनती थी खेतों में, उसे सीता कहा जाता था। तो ये जो है हम देखते हैं कि इनका जो है आर्थिक जीवन है। अब हम समझ गए हैं कि ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन और उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक जीवन की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महाजनपदों का उदय होने लगा। जो कबीलाई समाज था, जहाँ जहाँ कबीले बसे थे, वहाँ से धीरे धीरे महाजनपदों का जो है आविर्भाव होने लगा। ठीक है। जैसे कि पांचाल है, विदेह है, काशी है, और ये कई जो है महाजनपद का धीरे धीरे अस्तित्व में आना प्रारंभ हो गया था। और यही महाजनपद जो है संख्या में बढ़ने लगते हैं। 16 महाजनपद हो जाते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते, जो बुद्ध के शासनकाल में या उनके बाद, बुद्ध के शासनकाल बोल दिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बुद्ध के समय में और बुद्ध के बाद जो भारत का जो विकास होता है, विस्तार होता है, उसमें भी ये 16 महाजनपद हम पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता यहाँ क्या रही कि महाजनपदों का उदय जो है होने लगा था, और राजा का पद जो है वंशानुगत हो गया। ऋग्वैदिक काल में हम ये देखें कि सभा और समिति 2 संस्थाएं थी, और विदथ भी एक संस्था थी जो कि राजा का चयन करती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति ये जो है कमज़ोर पड़ने लगी। ठीक है। और राजा का जो पद था वह वंशानुगत हो गया, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जो राजा के खानदान से संबंधित होगा वही अगला राजा बनेगा। ठीक है। तो जो राजा का पद था वो क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। ठीक है। और जो राजा का निर्णय था वो सर्वोपरि हुआ। कहा गया कि राजा का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है, चाहे गलत हो सही हो, उसका कोई विरोध नहीं करेगा। राजा का निर्णय अंतिम निर्णय है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। ठीक है। तो राजा का निर्णय जो था वो सर्वोपरि माना गया। जो छोटे झगड़े थे उनको स्थानीय स्तर पर निपटाए जाने लगे, और ग्रामीण स्तर पर जो न्यायालय थी, जो न्याय की व्यवस्था थी, तो ग्रामीण स्तर पर जो छोटे न्यायालय होते थे उन्हें ग्राम वदीन कहा जाता था। ग्राम वदीन कहा जाता था किसको? जो छोटे न्यायालय थे उनको। अब राज्य चलाने की बात है तो हम देख रहे हैं कि राजा और मंत्री, राजा होता था, उसके मंत्रिमंडल का गठन होने लगा था, और राजा और मंत्री मिलकर के शासन जो है चलाने लगे थे। ठीक है। अब धार्मिक जीवन की बात कर लें, उनका जो है धार्मिक जीवन कैसा था, कौन कौन नए बदलाव आ गए जीवन में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यज्ञों में ब्राह्मणों को महत्व मिला।
ठीक है। जो ब्राह्मण थे वह यज्ञ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाने लगे। वजह ये था कि पहले से पठन पाठन का ज़्यादा काम जो है जिस वर्ग को मिला वह ब्राह्मण वर्ग था, और वेद की जानकारी किसको होगी, उपनिषदों की जानकारी किसको होगी, जो पठन पाठन में लगा रहेगा उसका सिर्फ और सिर्फ वही काम है पठन पाठन करना। तो इसलिए उस वर्ग से आते थे ब्राह्मण, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणों का यज्ञ में वर्चस्व जो है होने लगा था। और एक चीज़ और देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक कालीन देवता थे, प्रमुख देवता थे, वो इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते प्रजापति जो है मुख्य देवता बन गए, और प्रजापति को सृष्टि का रचनाकार माना जाने लगा। ठीक है। अब देवताओं की प्रमुखता थी आर्यों के समाज में, आर्यों के समय में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम एक चीज़ देखते हैं कि देवियों को भी स्थान मिलने लगा था। देवताओं के साथ साथ देवियां भी पूजी जाने लगी थीं, या देवियों को भी स्थान मिलने लगा। अगला है अंधविश्वास को बल मिला। इसमें जो है जादू, टोने, टोटके और तमाम तरह के कर्म कांड, पाखंड और अंधविश्वास को हम देखते हैं कि इसमें बल मिलने लगा था। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। अगला देख रहे हैं कि बहुदेववाद का जन्म हुआ। जब हम ऋग्वेद की बात करेंगे तो वह जो है एकेश्वरवाद की उसमें जो बात हमको मिलेगी। ठीक है। और अद्वैतवाद की बातें जो हैं मिलेंगी उसमें, और एकेश्वरवाद मिलेगा। सबके बावजूद भी नाद ब्रह्म ओमकार की बात उसमें मिलेगी हमको। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल आते आते हम देखते हैं कि बहुदेववाद, बहुत सारे देवी देवताओं का जो है पूजा पाठ होने लगा था, और पुरोहितों का वर्चस्व बढ़ा। जो पुरोहित थे, जो राजा के पुरोहित हुआ करते थे या किसी सामंत के जो पुरोहित थे, तो उनको जो है बहुत ही इज्जत मिलने लगा और उनका वर्चस्व भी बढ़ा, क्योंकि उन्हें समाज में बहुत ही प्रतिष्ठा मिलती थी। क्योंकि उनको प्रतिष्ठा वह देता था जो सबसे समाज का शक्तिशाली व्यक्ति होता था, जैसे राजा है, सामंत है, बड़े जो हैं जागीरदार हैं। इसलिए समाज के जो छोटे लोग, अन्य लोग थे, व्यापारी लोग थे, वो भी जैसे कि यहाँ पर पुरोहितों को सम्मान देते थे। ठीक है। तो इसमें हम कई चीज़ें जो है समझ लिए हैं। और ऋग्वैदिक काल में जो मुख्य बातें थी सामाजिक जीवन को लेकर के, मुख्य यज्ञ कौन से थे, कौन कौन परिवर्तन हुए, आर्थिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ, ये हम जो है देख लिए। राजनीतिक जीवन में कौन से परिवर्तन हुए, धार्मिक जीवन में कौन से परिवर्तन हुए, ये हम समझ लिए हैं। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट करिए, और अगर वीडियो समझ में अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करिए। एक लाइक आप बढ़ाएंगे मेरा हौसला बढ़ेगा, और आप लोगों के लिए और बेहतर वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।